हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी। तो जो आज की क्लास में जो हमारा एटम टॉपिक चल रहा है उसका जो लास्ट टॉपिक है। वैसे तो आज हमें बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। बोर के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी कैलकुलेशन आज हमें करनी है, लेकिन आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं जो ड्रॉबैक अपने पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के थे, हम उससे ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आज की क्लास हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बच्चों ड्रॉबैक को यदि हम वापस से आज समझ लेंगे तो बोर के एटॉमिक मॉडल का समझना अपने पास बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं भाई आज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो दो ड्रॉबैक इनके रहे, उन्हीं को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम बात करें कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही 1 से 2 साल तक स्टडी किया। लगभग 1911 के अंदर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट करवाया, जिसका एक्सपेरिमेंट हम समझा चुके हैं लास्ट क्लास में। और लगभग 1.5 से 2 साल नील्स बोर ने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उनके एक्सपेरिमेंट के बाद में जो उनको कमियां लगी उन्हीं को उन्होंने आगे सोल्व किया, मतलब उन्हीं को दूर उन्होंने किया। तो ड्रॉबैक हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम नील्स के बोर के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो चलो बच्चों बात करते हैं आज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो आज हमें बच्चों पहले कुछ लिखना भी पड़ेगा ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्लास आज हो जाए अपने पास में। तो बच्चों फर्स्ट है अपने पास में रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक अपने पास रहा। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या रहा? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और हम ये बात पहले लास्ट क्लास में बताया भी था हमने कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। कैसे नहीं बता पाया था? उनमें इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की बात उन्होंने किस तरीके से की, चलो उसको समझते हैं पहले। ठीक है, देखो दो बात हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दो वर्ड हमने यहां लिखे हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इसका मीन क्या होता है हम समझते हैं। एक बच्चों मैकेनिक्स अपने पास है, क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों मैं? क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हम कर रहे हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है उस क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिस पर, क्लासिकल में हम समझते हैं भाई आप क्लासिकल का मीन क्या हो गया? ओल्ड, क्लासिकल सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, यानी जो ओल्ड फिजिक्स है उसमें कुछ बातें बताई गई। उन बातों को ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो 100% फॉलो नहीं कर रहा था। किस तरीके से बातें थी हम समझते हैं, उसी से हमें स्टेबिलिटी समझ में आएगी। ड्रॉबैक यदि में अच्छे से समझ में आते हैं तो हम बोर के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां देखें क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है बच्चों कि यदि कोई पार्टिकल आपके पास है और वो पार्टिकल कैसा है, एक तो चार्ज है और एक एक्सेलरेटेड है। कैसा आपके पास में? चार्ज भी है और एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। अच्छा सर, एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलरेटेड पार्टिकल वह पार्टिकल होता है जिसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा या उसका डायरेक्शन आपके पास में कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेलरेटेड पार्टिकल बोलेंगे। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि चार्ज पार्टिकल और एक्सेलरेटेड पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल में ये दोनों प्रॉपर्टी होती है तो वो पार्टिकल हमेशा क्या एमिट करता है बच्चों? रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन का मतलब हमेशा बच्चों वो एनर्जी का लॉस करता है। देखिए यही हमने लिखा है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। कैसे? अब इसको हम एटम में समझते हैं। एटम में किस तरीके से, देखो बच्चों हमें ही पता है क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल ध्यान रखे हुए हैं। ठीक है, क्या है अपने पास में? देखो जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस अपने पास है, इसके अराउंड में जो ऑर्बिट्स है बच्चों उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन बच्चों चार्ज पार्टिकल है।
अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट पर क्या करेगा भाई, मोशन करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ स्पीड का डायरेक्शन इधर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो स्पीड का डायरेक्शन इधर, ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। हम देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस जब ऑर्बिटल पर मोशन हो रहा है तब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है ही, साथ ही साथ यहाँ एटम है वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी है, वो एक्सेलरेटेड कर रहा है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से यदि ऐसा कोई पार्टिकल होगा तो वो हमेशा रेडिएशन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, यानी एनर्जी का उसमें क्या होगा, लॉस होगा। अब एनर्जी का लॉस होगा तो यदि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होती, मतलब एनर्जी कम होने पर इलेक्ट्रॉन धीरे 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 आकर कहां पर, इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से इस इलेक्ट्रॉन का क्या निकलता रहेगा, एनर्जी निकलता रहेगा। क्यों निकलता रहेगा? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वह एक्सेलरेटेड भी है तो वो हमेशा एनर्जी का लॉस करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। तो यह एनर्जी का लॉस हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट में कहां गिर जाना चाहिए भाई, कहां टक्कर कर देना चाहिए, इस न्यूक्लियस से टक्कर कर देना चाहिए। और यह भी बताया गया कि इस ड्यूरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक गिरने में केवल कितना टाइम लगेगा, 10 टू पावर -8 सेकंड का टाइम लगेगा। ओनली कितना टाइम लगेगा भाई, 10 टू पावर -8 सेकंड का। देखिए, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन। देखो ये किसके प्रिंसिपल से, क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से। इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड्स विद न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को कोलाइड्स में टक्कर कर देना चाहिए न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। और ऐसा इसमें टाइम कितना लगेगा, ओनली 10 टू पावर -8 सेकंड। बहुत कम टाइम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकाल के यहाँ गिर जाना चाहिए भाई, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गिरता है। उसका क्या रीजन है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया। अब नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर ने इसको ही प्रॉपर बताया। पहले बात तो कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे ड्रॉबैक इसलिए बताया ताकि हम नील्स बोर की थ्योरी को समझ सके। तो इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका एनर्जी फिक्स होता है। ये जिन जैसे हम बात करें, क्या बात करें कि जैसे ऑर्बिट्स होती है, हम इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। नील्स बोर ने इनको क्या कहा, एनर्जी लेवल कहा। डिटेल से पढ़ेंगे, शॉर्ट में याद देखेंगे भाई। इनको जैसे KLM, हम इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। जो हमारे पास नील्स बोर थे, नील्स बोर ने ये कहा कि ये जो होते हैं, ये ऑर्बिट्स होती है, ये एनर्जी के लेवल होते हैं, एनर्जी के लेवल होते हैं, और इन सभी लेवल की अपनी एनर्जी होती है, इनकी सभी लेवल्स की एनर्जी फिक्स होती है। तो इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इन ऑर्बिट्स की एनर्जी हमेशा फिक्स होती है, और इनकी एनर्जी फिक्स होने पर ये रेडिएशन का एमिशन नहीं करेंगे और ये इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे, क्योंकि इनका एनर्जी फिक्स है, एनर्जी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि जितना इन ऑर्बिट्स का एनर्जी रहेगा उतना एनर्जी किसका रहेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी रहेगा। इसलिए इनका एनर्जी फिक्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस न्यूक्लियस के अंदर कभी भी नहीं गिरेंगे। ये बात हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को पढ़कर नील्स बोर ने ये सारी चीज अपने को बताई। तो हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में यही बात पहले पढ़ने वाले हैं कि ये क्यों नहीं गिर पाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ एनर्जी के कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए जिसको हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक समझ में आया। दूसरी बात हम बात करें, दूसरी चीज में बात करते हैं कि बच्चों कि नील्स बोर ने, क्योंकि हमारे जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, चक्कर लगाता है फिक्स ऑर्बिट में। रदरफोर्ड ये कहना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करता है, लेकिन कहाँ मूव करता है, ऑर्बिट्स में मूव करता है, क्या इनकी ऑर्बिट्स फिक्स होती है, ऐसी बात में वो नहीं बता रहे थे। वो ये कह तो रहे थे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन
इस न्यूक्लियस के अराउंड में कहीं ना कहीं मूव करते हैं, लेकिन कहाँ मूव करते हैं, क्या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ऐसी बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई। ऐसी बात बताने वाला साइंटिस्ट कौन थे, नील्स बोर ही अपने पास थे। इसलिए बोर का एटॉमिक मॉडल अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं समझे कि बोर ने बहुत अलग से एक्सपेरिमेंट किया हो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का उन्होंने स्टडी किया और उनकी जो एरर्स उनको लगी उसको उन्होंने सही किया। दूसरी बात ये आती है कि सर यदि उन्होंने ये कह दिया कि इनका एनर्जी फिक्स होता है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर फिर एनर्जी का लॉस क्यों नहीं करता। तो बोर्ड ने एक बात कहा कि यदि एटम को पढ़ना है, यदि आपको एटम को सीखना है, तो इस थ्योरी को आपको क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कुछ बातों को, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ बात थी, उनको उन्होंने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि एटम को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से नहीं समझ सकते। तो बताओ पहली बात स्टेबिलिटी समझ में आपके पास में, चलो नोट करें, फिर हम सेकंड बात करते हैं इसकी। देखिए बच्चों सेकंड देखिए, इन्होंने सेकंड जो इसका ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड का, वो क्या रहा कि ये जो अपने पास में स्पेक्ट्रम होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि जब नील्स बोर ने स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया, स्पेक्ट्रम की बच्चों नेक्स्ट क्लास आएगी अपने पास में, तो उन्होंने स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस प्राप्त किया। लेकिन नील्स बोर के स्पेक्ट्रम को उन्होंने किस तरीके से देखा, डिस्क्रीट लेवल पे, डिस्क्रीट यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म क्यों आ रही थी, यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में स्पेक्ट्रम जो आया था वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आया था, डिस्क्रीट फॉर्म में आया था। अब वो डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है हम उसको समझा रहे थे, तो उसको भी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने यहाँ गैस के एटम्स लिए, अलग अलग गैस के एटम्स के लिए बच्चों, अलग अलग गैस के एटम्स के लिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग अलग प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने कुछ गैस के एटम्स हमने लिए, अब गैस के एटम्स को हमने हीट दिया भाई, और हीट देने के लिए हमने उनको इलेक्ट्रिक करंट दिया है। तो यहाँ हमने उनको हीट दिया और हीट देने पे इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया है, और फिर हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि यहाँ पर उसका क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस प्राप्त हुई। लेकिन उस रेडिएशंस में देखिए यहाँ पर एमिट्स रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ का मतलब जैसे मान लो कि बच्चों ये 4000 एंगस्ट्रॉम की मान लो प्राप्त हो गई, इसके बाद मान लो आगे ये आ गया 4200 एंगस्ट्रॉम की आ गई, फिर मान लो बच्चों ये 4300 एंगस्ट्रॉम की आ गई, मान लो बच्चों 47। आप सोचिए क्या कि सेम ऑर्डर में आएगा, जरूरी है 100 का गैप हो सकता है, 200 का गैप हो सकता है, 300 का गैप हो सकता है, इस तरीके से अपने पास आएगा। इसका मीन कुछ पार्टिकुलर कलर तो वहां दिखाई देने लगे, लेकिन सारे कलर वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। कैसे, जैसे कुछ स्पेशल टाइप की रेडिएशंस वहां से निकलने लगी, वहां जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम आ गए, तो फिर 4001 एंगस्ट्रॉम का लाइट वहां नहीं दिखाई दे रहा था, 4002 एंगस्ट्रॉम का लाइट दिखाई नहीं दे रहा था, सीधा कौन सा दिखाई दिया, 4200 एंगस्ट्रॉम का। तो कहने का मीन क्या रहा कि यहाँ पर जब उन्होंने गैस एटम्स लिया, गैस एटम्स को जब उन्होंने हीट दिया, तो हीट देने के बाद कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट उनको प्राप्त हुई, कुछ कलर्स की लाइट उनको प्राप्त हुई, सारे कलर्स उनको प्राप्त नहीं हुए। इसको कहते हैं बच्चों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये सारे कलर्स क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इनका रीजन, इनका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं बता पा रहा था भाई, कि सारे कलर्स यहाँ क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, सारे कलर की स्पेक्ट्रम की लाइंस यहाँ पर क्यों प्राप्त नहीं हो रही है, इसका रीजन रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन में नहीं था। सेकंड, इसी गैस एटम को हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं बच्चों, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हम करवाते हैं तो हम भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई तो जो भी यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, जो भी ट्रांसमिटेड लाइट अपने पास होगी वो पूरी, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों व्हाइट लाइट किससे मिलकर बना होता है, विबग्योर। टोटल कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो इन एटम से जो भी स्पेक्ट्रम लाइट निकलेगी
वो उनके सभी कलर्स अपने पास होने चाहिए, पूरे के पूरे 7 कलर्स उनके होने चाहिए। देखिए व्हाइट लाइट हमने इस गैस एटम से व्हाइट लाइट दी है तो सारे कलर्स यहाँ होने चाहिए, लेकिन ये देखा गया कि कुछ कलर यहाँ गायब हो गए, सारे कलर यहाँ उनको प्राप्त नहीं हुए। ट्रांसमिटेड लाइट इज मिसिंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। मान लो यहाँ पर वॉयलेट और मान लो ब्लू कलर आ रहा था बच्चों, तो इसी गैस को जब व्हाइट लाइट दिया गया तो यहाँ वॉयलेट एंड ब्लू कलर गायब था। यहाँ कुछ ही कलर का लाइट दिखाई दिया, मैं मान लेता हूँ कि बच्चों वॉयलेट एंड ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और उसी लाइट पर उसी गैस एटम पर जब व्हाइट लाइट दिया गया तो यहाँ से वॉयलेट और ब्लू गायब हो गया। तो यहाँ तो क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ सारे कलर्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा था अपने पास कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक वेवलेंथ के कलर्स अपने पास आ रहे थे। यहाँ पर सारे कलर्स आने चाहिए लेकिन कुछ कलर यहाँ गायब हो गए। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वैसे तो ये गैस के एटम्स होते हैं व्हाइट लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और एब्सॉर्ब कर लेते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिस्क्रीट एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम हम इसको कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें तो सारे कलर्स आने चाहिए, इसमें तो मान लो ये जो कलर्स अपने पास जैसे कुछ स्पेसिफिक कलर आ रहे हैं तो या तो इसमें सारे कलर्स गायब हो जाने चाहिए और इसमें सारे कलर्स आने चाहिए, इसमें तो सारे कलर्स क्या हो जाने चाहिए, गायब हो जाने चाहिए, इसमें सारे कलर्स आने चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा स्पेक्ट्रम में क्यों नहीं हो रहा, इन कलर्स का वेवलेंथ क्यों नहीं आ रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रम को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाया, उसको प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पर। तो तैयार है बच्चों हमारा एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। तो बच्चों इसके टोटल एटॉमिक मॉडल जो बोर का अपने पास है उसके टोटल 3 पोस्टुलेट्स है। हम इस पोस्टुलेट्स को देखो, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट को हालांकि हमें एक पॉइंट में लिखना चाहिए था लेकिन ये बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं ताकि बोर के एटॉमिक मॉडल को ढंग से समझ सके अभी। तो बोर के एटॉमिक मॉडल के टोटल 3 पोस्टुलेट्स दिए गए थे और वो तीनों पोस्टुलेट्स अपने पास है। उसमें से आज सबसे पहला पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स अपने पास है बच्चों उसके हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, हमने इसके बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स बना दिए भाई, और यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स क्यों बनाए ताकि हर चीज को ढंग से समझ सके। फर्स्ट हम बात करते हैं तो जो अपने पास में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्या बात कर रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्टेबिलिटी वार नहीं होता है, एटम का स्टेबिलिटी वार नहीं होता है। उनके अनुसार क्या हो रही थी बात कि वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कौन से प्रिंसिपल की बेसिस पर बात कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर हम ये बात कर रहे थे भाई बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का, रेडिएशन का धीरे धीरे एमिशन करेगा और लास्ट में जाकर कहाँ गिर जाएगा, वो कहाँ टक्कर कर जाएगा, न्यूक्लियस से गिर जाएगा या न्यूक्लियस से टक्कर कर जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे। अब उनका रीजन बताने के लिए ये बोर का एटॉमिक मॉडल अपने पास है, तो उनका रीजन उन्होंने क्या बताया देखिए। उनका रीजन सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे सोचो ये अपने पास कौन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अराउंड्स में क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है अपने पास में, इनके अराउंड्स में ऑर्बिट्स होती है, ये हम ऑर्बिट्स ले लेते हैं। इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने कहा कि क्योंकि सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं। तो ये किन्होंने बताया सबसे पहले, ये जो नील्स बोर है उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अपनी फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इनकी जो ऑर्बिट होती है वो बिल्कुल स्टेबल होती है, फिक्स होती है, ये सभी जगह मूव नहीं करते, ये सभी जगह रैंडमली नहीं होते हैं, ये अपनी फिक्स ऑर्बिट में ही क्या रहते हैं, हमेशा मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात
जो बात रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे वो बात इन्होंने बता दी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी जगह मोशन नहीं करते हैं, अपनी स्टेबल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इनकी फिक्स अपनी क्या होती है, ऑर्बिट होती है, अपनी स्टेबल क्या होती है, इनकी ऑर्बिट होती है। तो रदरफोर्ड तो ये नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मोशन करते हैं, लेकिन अपने पास जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। देखो हमने लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है नोट्स अच्छे से बना सके कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल अपनी स्टेबल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं भाई। और इन स्टेबल ऑर्बिट की, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता था कि यदि इलेक्ट्रॉन चलो मूव तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा तो वो एक्सेलरेटेड होगा, और एक्सेलरेटेड होगा तो जो प्रिंसिपल था किसका बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स का। और क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा एनर्जी का क्या करना चाहिए था, एमिशन करना चाहिए था, लेकिन वो बात इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स होती है, जो स्टेबल ऑर्बिट होती है, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, इनकी हमेशा एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और इन्होंने इनका नाम भी खत्म कर दिया। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, इन्होंने इनको क्या कहा, इनको कहा एनर्जी लेवल। क्या कहा बच्चों, इनको एनर्जी लेवल इन्होंने कहा। ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ऐसे ये तीसरा एनर्जी लेवल, ऐसे चौथा पांचवा लास्ट तक एनर्जी लेवल चलता रहेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, के एन एम, ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स का नाम के एन एम इस तरीके से देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये ऑर्बिट्स जो होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं, इनका इन ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, यानी इन ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स होता है। इस फिक्स एनर्जी को उन्होंने क्या कहा, एनर्जी लेवल का, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी का लेवल होता है भाई। जैसे फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट का एनर्जी लेवल कितना बताया उन्होंने, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैसे बताए, आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सेकंड का इन्होंने क्या बताया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही -1.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इन्होंने एनर्जी लेवल बताया। यानी इसमें सेकंड बात इन्होंने क्या कही, फर्स्ट बात तो क्या बताई इन्होंने, फर्स्ट बात बताई भाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने पास में अपनी फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करता है, मोशन करता है। सेकंड बात इन्होंने क्या कहा कि इन ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स होता है, जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इन्होंने नाम खत्म कर दिया, कैलोमिनो वाला नाम खत्म कर दिया, इनको क्या कहा, एनर्जी लेवल इनको इन्होंने कहा। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। तो फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस एनर्जी लेवल का एनर्जी कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना ही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की भी होती है, इतना एनर्जी क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। जैसे सेकंड में अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो इन्होंने सेकंड बात क्या कही कि ये जो भी अपने पास स्टेबल ऑर्बिट्स होती है, इन स्टेबल ऑर्बिट्स का खुद का एक एनर्जी होता है, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उनका भी एनर्जी उतना ही होता है जितना इन एनर्जी लेवल का होता है। जैसे फर्स्ट का एनर्जी लेवल का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इस फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। यानी यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में रहना है, उसको इस फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल से कोई रिश्ता रखना है, तो उसको कितना एनर्जी रखना पड़ेगा बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रखना पड़ेगा। ऐसे ही यदि मान लो कोई दूसरे लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितनी एनर्जी रखनी पड़ेगी, उसको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी रखनी पड़ेगी। यानी इन्होंने कहा कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यदि इस एनर्जी लेवल का इतना एनर्जी है तो वही एनर्जी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी में रहना, इस लेवल में रहना, इस ऑर्बिट में रहना है, तो उसको उतना ही एनर्जी रखना पड़ेगा जितना इन स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी होता है। तो फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमेशा एनर्जी कितना रहेगा बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ओहो सर, यहाँ तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर ने भी एक बात चालू कर दी कि यदि भाई तुमको एटम को ढंग से समझना है
तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स पुरानी बातों को भूल जाओ, एटम को आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एटम में कोई क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल काम में नहीं आने वाला। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी फेल हो चुकी थी अपने पास में। तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा कि दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, इनका फिक्स एनर्जी होता है एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इनको स्टेशनरी स्टेट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड नाम क्या इनका? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी किसके लिए यूज आता है बच्चों? स्टेशनरी फिक्स के लिए यूज आता है, रेस्ट के लिए यूज आता है। तो इसका मीन हो गया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यदि इस फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहता है तो उसको कितना एनर्जी रखना पड़ेगा बच्चों? -13.6 स्टेशनरी फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड एनर्जी रखना पड़ेगा। और इस फिक्स एनर्जी के कारण हम इनको क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल के अलावा स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो ये जो बच्चों के एल एम एन जो भी होता है इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं और स्टेशनरी स्टेट भी हम इनको कहते हैं। क्लियर है भाई आपके पास में? यानी देखो थर्ड पॉइंट देखो मैंने वही लिखा है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट वही लिखा है कि इनके एनर्जी लेवल फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज that of the orbit in which it's revolving। यानी इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, उनका एनर्जी उतना ही होता है जितना एनर्जी लेवल का होता है। यानी एटम को बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे बच्चों। वही बताना चाह रहे थे कि एटम में क्या होता है? बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स होते हैं और उन एनर्जी के लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। यदि उन एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी उतना ही होता है जितना कि इन एनर्जी लेवल का अपने पास एनर्जी होता है। यानी वो ये बताना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन सभी जगह मोशन नहीं कर सकता, अपनी एनर्जी लेवल में ही मोशन कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। अब बात करें, अब मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से या मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिश्ता तोड़ना है भाई, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं रहना है। तो यदि ये नहीं रहना चाहता है तो फिर ये मान लो किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो ये दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो बच्चों यहाँ से एनर्जी को या तो एमिट करेगा। मान लो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, अब नीचे से ऊपर जाना चाहता है, ये लो हो गया मान लो, या ऐसा कह सकते हैं ये थर्ड है स्टेट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। सेकंड से फर्स्ट में जाना चाहता है तो हाई से लोअर में जाना चाह रहा है, और मान लो वो सेकंड से थर्ड में जाना चाह रहा है तो लो से किस में जाना चाह रहा है? हाई में जाना चाह रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन को अपने ही एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करना है तो उसको कोई भी एनर्जी ना तो एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ना ही उसको क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल का जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से आना ट्रांजिट हो सकता है, जा सकता है, आ सकता है। क्यों, कैसे आ सकता है? तो वो रेडिएशन को फिर क्या करता है? उसको एब्सॉर्ब करता है या एमिट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जा सकते हैं और डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी का यानी रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी का क्या करते हैं? तो एब्सॉर्ब करते हैं उसको या क्या करते हैं? उसका एमिशन करते हैं। जैसे अब जैसे सेकंड से उसको फर्स्ट में जाना है तो सेकंड से यदि फर्स्ट में जाना है तो वो जो सेकंड से फर्स्ट में यदि वो जाएगा तो आप ही देखें वो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों? यहाँ से एमिट करेगा। और यहाँ से यदि इसमें जाएगा, हम सेकंड क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी ये वाली बात, थर्ड में सॉरी, तो यदि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी वो एनर्जी को क्या करेगा? अपने पास एब्सॉर्ब करेगा। तो कहने का मीन अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक बार वापस हम समझ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्बिट में रहे, वो ऑर्बिट को चेंज कर सकता है, लेकिन फिर वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग एनर्जी का क्या होता है? रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स को रहता है। तो इन्होंने ये सारा बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट है जिनको मैंने पॉइंट्स में समझाया है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लास्ट में जाकर कहाँ गिरने चाहिए? न्यूक्लियस में गिरने चाहिए। तो इन्होंने उस बात को एक पॉइंट से खत्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में अपने एक एनर्जी लेवल को बनाकर रखते हैं, यानी इनका एनर्जी का एक लेवल होता है और उस एनर्जी के लेवल को हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। जितना इन एनर्जी का लेवल होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है? एनर्जी रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन को यदि फर्स्ट वाले में रिवॉल्व करना है तो उसको कितना एनर्जी रखना पड़ेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में
एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जा सकता है, आ सकता है। उसके लिए फिर वो क्या करता है, या तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या क्या करेगा, वहां से एमिशन करेगा, और फिर वो एक साइड से दूसरी साइड, एक ऑर्बिट से दूसरी साइड में क्या हो सकता है, यहां से ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में? ये बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट था। बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, बहुत सारे पॉइंट मेरे माइंड में अपने पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी का वो एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूं। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड देखें, एटॉमिक मॉडल बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन्होंने क्या कहा सेकंड, जैसे मान लो कि ये ऑर्बिट से, ये न्यूक्लियस आपके पास है, तो इलेक्ट्रॉन सभी जगह मोशन नहीं करता, सभी जगह रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल ऑर्बिट्स में ही क्या करता है बच्चों, रिवॉल्व करता है। जैसे हम बात करें, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें इन विच उसका एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल हो अपने पास, इंटीग्रल हो किसका, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h अपॉन 2 पाई का, और h क्या है, प्लेन कांस्टेंट आपके पास है। अब इन ऑर्बिट्स को हम कौन से ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों, स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया। यानी इलेक्ट्रॉन जिन जिन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है उनका एंगुलर मोमेंटम, बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्लास 11 में आता है, और एंगुलर मोमेंटम को L से या हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो L से रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। L या J जो होता है वो h अपॉन 2 पाई का कैसा नंबर होता है, मल्टीपल नंबर, यानी h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 4h अपॉन 2 पाई हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि L जो होगा वो कितना होगा बच्चों, nh अपॉन कितना होगा, 2 पाई रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जहां n का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यदि हम बात करें कि जैसे हम बात करें कि k, तो k क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट होती है, तो k के लिए अपने पास n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बात करूं बच्चों l ऑर्बिट, l एनर्जी लेवल है, तो l एनर्जी लेवल के लिए n कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। यानी ये n क्या है बच्चों, अपने पास जो एनर्जी लेवल है उनका नंबर आपके पास है, या हम ये कह सकते हैं जो स्टेबल ऑर्बिट्स है उनका नंबर अपने पास है। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, सेकंड लेगा तो सेकंड, थर्ड होगा तो थर्ड हो जाएगा। यानी सेकंड एटॉमिक, सेकंड जो पोस्टुलेट था बोर का, वो क्या कहना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो इनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का एक मल्टीपल नंबर होता है, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई, यानी किसके इक्वल होता है, h अपॉन nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। और बात करते हैं बच्चों L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वही nh अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो mvr इक्वल टू क्या आएगा, nh अपॉन 2 पाई, m मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, v क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी होगा, किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, r है जो भी अपने पास में स्टेबल ऑर्बिट्स होगा बच्चों, उनकी क्या होगी बच्चों, अपने पास में रेडियस होगी, जिसके फॉर्मूले अभी हम वेलोसिटी के और रेडियस के फॉर्मूले क्या करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट जो था वो समझ में आया भाई अपने पास में। चलो ठीक है, फटाफट से नोट करें, फिर अब थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए आप। तो चलो देखते हैं बच्चों थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या था। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एक स्टेबल ऑर्बिट में हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते हैं। उनका एनर्जी भी क्या होता है, फिक्स होता है, जिससे एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी जो हमने बात बताई उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, सो द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज मेंटेन्ड। यानी हमने भी क्या बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में
कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट्स में ही हमेशा रिवॉल्व करते हैं, और जब वो अपने स्टेबल ऑर्बिट्स में बच्चों रिवॉल्व करते हैं तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से ही एटम का स्टेबिलिटी बना रहता है, क्योंकि उस एनर्जी लेवल में उन स्टेबल ऑर्बिट्स में एनर्जी फिक्स्ड होता है, और एनर्जी फिक्स्ड होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को छोड़कर न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, इसलिए वहां एटम का जो स्टेबिलिटी होता है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाना चाहता है, अपनी ऑर्बिट से रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो उस कंडीशन पर एनर्जी एब्सॉर्ब या क्या हो सकती है, एमिट हो सकती है, एनर्जी बाहर निकल सकती है, या एनर्जी को वो गेन कर सकता है। उस कंडीशन पर जो एनर्जी गेन करता है या जो एनर्जी बाहर देता है, रिलीज करता है, वो फोटोन की फॉर्म में करता है। किसके फॉर्म में करता है बच्चों? फिर वो फोटोन की फॉर्म में करता है। ये पहली बात देखो, मैंने फर्स्ट जो इसका पोस्टुलेट था उसमें सारी बात आपको समझाई है, ताकि सेकंड पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट बात यही हमने लिखी है कि वो जब तक अपनी स्टेबल ऑर्बिट में मोशन करता रहेगा तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाएगा भाई, वो अपनी ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन जब वो रिश्ता तोड़कर जाएगा, वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर जाएगा, तो वो एनर्जी या तो रिलीज करेगा या एनर्जी को गेन करेगा, और एनर्जी को रिलीज और गेन जब करता है तो वो फोटोन की फॉर्म में करता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में करता है। और पार्टिकल्स या फोटोन का जो एनर्जी होता है वो हमें पता है बच्चों, इक्वल टू कितना होता है, h न्यू होता है। इक्वल टू कितना होता है, h न्यू होता है, न्यू या फ्रीक्वेंसी होता है। तो यह लिख रखा हमने कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, अब देखो कब एब्जॉर्ब करेगा कब रिलीज करेगा, छोटी सी बात हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों किसी को लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना है, किसी को लोअर का मतलब किसी को 70% से 90% बनाना है, तो वो जो हमें भी समझ में आ रहा है कि 70 से 90 बनाना है तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करना पड़ेगा, अपना एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो वैसे कोई इलेक्ट्रॉन यदि लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है। लेकिन मान लो कि उसको 90 से वापस 70 पर आना है, जो कोई आना नहीं चाहता, लेकिन मान लो आना है उसको कितने से 90 से 70 पर आना, तो फिर वो एनर्जी को रिलीज करेगा। कम एनर्जी उसको चाहिए होगी, क्योंकि लोअर वाले पे एनर्जी कम रहेगी, हायर वाले पे एनर्जी ज्यादा रहेगी अपने पास में। लोअर पे एनर्जी कम रहेगी, हायर वाले पे एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो यदि उसको हायर से लोअर में आना होगा तो वो एनर्जी को जो गेन करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को हायर से लोअर में आना है तो एनर्जी को क्या करेगा वो मतलब बाहर निकालेगा, मतलब एमिशन करेगा, या एनर्जी का एमिशन होगा, एमिट करेगा वो अपने पास में। तो ये बात अपने लिखी है, क्या बात लिखी कि when electron is transmitted from one stable orbit to another stable orbit, तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को कब, जब वो हायर से किस में जाएगा अपने पास, लोअर में जाएगा। किससे किस में जाएगा बच्चों, हायर से, जब अपने पास किस में जाएगा, वो लोअर में जाएगा। तो यहाँ लिखा है हमने कि when electron is transmitted from one stable orbit to another, तो एब्जॉर्ब करेगा कब, एनर्जी को हायर टू लोअर, सॉरी लोअर टू हाई, लोअर टू हाई, लोअर टू हायर हो गया, और ये हायर टू लोअर हो गया, हायर टू लोअर हो गया। कैसे समझे भाई? अभी हमने यही बात मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। क्या बात समझा रहे, देखें कि जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट, कोई ए स्टूडेंट है, कोई बी स्टूडेंट है बच्चों, इसको 70% से, या ए स्टूडेंट अपने पास है, उसको 70% से 90% बनाना है, यानी उसको लोअर से कहां जाना है बच्चों, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है। तो लोअर से हायर में जाना है, 70 to 90 बनाना, तो उसको और एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, एब्सॉर्ब करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अपने पास जाता है, कौन से, लोअर से हाई में जाता है, तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। लेकिन मान लो वो 90 से 70 बना चुका है, मतलब 90 से 70 बना चुका है, यानी उसका परसेंटेज कम हो चुका है, वो हायर से लोअर में जाना चाहता है, तो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी का यहाँ क्या होगा बच्चों, एमिशन होगा।
अब ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी होता है, जो एमिशन एनर्जी होता है बच्चों, वो फोटोन की फॉर्म में होता है। फोटोन का एनर्जी क्या होता है, h न्यू होता है। कितना होता है बच्चों, h न्यू होता है। वही बात हमने यहाँ समझा रखी है, वही बात हमने यहाँ समझा रखी है। देखो ये लोअर से हायर में जा रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, तो इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और फोटोन को देखो क्या कर रहा है बच्चों, फोटोन देखो पास में आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ फोटोन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों देखो वो क्या कर रहा है, वो बाहर से मतलब हायर से लोअर में जा रहा है। तो यहाँ क्या बात समझा रहा हूँ, यहाँ समझा रहे हैं कि लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है। इस लोअर ऑर्बिट से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर हायर ऑर्बिट में जा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब यदि बाहर जा रहा है, हाई ऑर्बिट में जा रहा है, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा किसकी फॉर्म में बच्चों, फोटोन की फॉर्म में। इसी तरीके से यदि वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी का एमिशन करेगा, किसकी फॉर्म में करेगा बच्चों, फोटोन की फॉर्म में करेगा। यानी जब भी यहाँ एनर्जी का एमिशन या एब्सॉर्ब होगा तो हमेशा फोटोन की फॉर्म में होगा। और ये फोटोन का जो एनर्जी रहेगा, इस कंडीशन पर जो फोटोन का एनर्जी रहेगा बच्चों, वो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी जो है उनके डिफरेंस के इक्वल रहेगा। यानी ये फोटोन का जो एनर्जी होगा बच्चों, वो होगा En2 माइनस En1। ये थर्ड पोस्टुलेट है। ये क्या है बच्चों, फोटोन की एनर्जी। En2 बच्चों क्या होगा अपने पास में, En2 यानी जो भी हाई ऑर्बिट आप लेंगे उसका एनर्जी रहेगा। En1 क्या होगा बच्चों, लोअर का अपने पास एनर्जी रहेगा। यानी फिर हमने क्या लिखा है कि ये जो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी ली जाती है, जो दी जाती है, दिस एनर्जी ऑफ फोटोन वो इक्वल रहेगा किसके, डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, जो दोनों स्टेबल अपने पास में ऑर्बिट से एनर्जी लेवल है, उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो फोटोन की एनर्जी के वजह से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। अब ये तीनों पोस्टुलेट्स का हम मैथमेटिकल देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर। ठीक है, आप नोट कर लो भाई जब तक। ठीक है, हो गया नोट। तो देखते हैं बच्चों इसका मैथमेटिकल। फर्स्ट पोस्टुलेट का मैथमेटिकल फिर क्या रहेगा बच्चों अपने पास में, कि फर्स्ट में क्या बताया गया कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और मोशन करने का क्या कारण रहा कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव के मिड में कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के क्या होगा बच्चों, इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में जो मैथमेटिकल अपने पास स्टेबिलिटी आती है वो एटम की किस वजह से आ रही है, दो वजह से, कि एक तो ऑर्बिट्स का एक एनर्जी लेवल होता है, दूसरा वो रिवॉल्व इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, कूलम्ब फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, mv² डिवाइडेड बाय r, Fe k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक r से एक r यहाँ कैंसिल हो सकता है, तो mv² इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, k q1 q2 अपॉन r आ सकता है। ठीक है, q1 क्या होगा बच्चों, q1 क्या होगा, दो चार्ज की बात हो रहा है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बच्चों मैं मान लेता हूं ये q1 चार्ज है, तो q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल। q2 चार्ज किसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बच्चों, Ze होता है। तो ये आ गया mv² इक्वल्स टू k। q1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये प्रोटॉन का चार्ज Ze हो गया और r हो गया। सो mvn² इक्वल्स टू kZd² और ये क्या हो गया बच्चों, Rn हो गया। अब ये Vn क्या है, ये स्पीड है, वेलोसिटी है बच्चों, किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसमें, इन nth ऑर्बिट। हमें नहीं पता कि कौन से ऑर्बिट में है। इसी तरीके से Rn क्या होगा, यहाँ रेडियस होगा बच्चों किसका, इलेक्ट्रॉन का, इन किसमें, nth ऑर्बिट में। क्योंकि हमें
इनकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का स्पीड या उन ऑर्बिट्स का रेडियस का फॉर्मूला हमें नहीं पता, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये फर्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड क्या बताया था बच्चों, हमने सेकंड बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है बच्चों, nh/2 के इक्वल होता है, यानी h/2 के मल्टीपल नंबर के इक्वल होता है, जहां n क्या रहता है 1 2 3 4 इस तरीके से। और थर्ड अभी करंट में हमने क्या पढ़ा बच्चों, थर्ड हमने करंट में क्या पढ़ा, पोस्टुलेट इस तरीके से पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्टेबल ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में जाता है तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी या तो एब्सॉर्ब करता है या एमिट करता है। तो यहाँ फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल आएगी, En2 माइनस En1। और En2 क्या है बच्चों अपने पास में, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, En1 क्या होगा, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, और E क्या होता है या h न्यू रहता है। ठीक है, ये तीनों मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स है। इन तीनों मैथमेटिकल पोस्टुलेट से बच्चों हम ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो एनर्जी लेवल है, इनका रेडियस हम फाइंड करेंगे, इनमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम फाइंड करेंगे। ये जो एनर्जी लेवल्स है, इन एनर्जी लेवल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, उनका स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो सारा हम डिटेल से फाइंड करने वाले हैं। तो फटाफट से आप मैथमेटिकल नोट कर लीजिए। हो गया भाई, ठीक है। तो ये तीनों पोस्टुलेट्स है बच्चों। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन रखने वाले, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के जैसे रखने वाले जितने भी एटम्स है उसका रेडियस बच्चों हम फाइंड कर रहे हैं। हम इन्हीं पोस्टुलेट का यूज करते हुए रेडियस फाइंड करेंगे बच्चों। ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो देखो सेकंड पोस्टुलेट से देखें हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सेकंड पोस्टुलेट से बच्चों आप Vn वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लीजिए, और इस वेलोसिटी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी फर्स्ट पोस्टुलेट में रख देते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, सुने वापस से, सेकंड पोस्टुलेट से वेलोसिटी Vn निकालिए और फर्स्ट में आप रख दीजिए। तो सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या रहने वाला है, Vn इक्वल्स टू n, ये h2 पाई m Rn, इक्वेशन 4 आ चुका है। और इक्वेशन 4 को आप बच्चों पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए तो m Vn का स्क्वायर, Vn का स्क्वायर, Vn कितना है, nh2 पाई m Rn का स्क्वायर है पूरे का, और ये क्या आएगा k z स्क्वायर और अपॉन Rn आएगा। हमें यहाँ रेडियस चाहिए भाई, रेडियस हमें चाहिए। तो देखो ये क्या रहेगा, m ये सभी पोर्शन का स्क्वायर, n स्क्वायर, h स्क्वायर, ठीक है, ये h कैसे लिख रहा हूं मैं, ये 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn का स्क्वायर, और ये क्या रहेगा बच्चों, k z स्क्वायर अपॉन Rn। एक सिंगल m से सिंगल m कैंसिल हो सकता है, एक Rn से एक Rn भी कैंसिल हो सकता है, दोनों को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर, एक m बचेगा, Rn रहेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन k z स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बच्चों, Rn का वैल्यू चाहिए, तो Rn क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, क्रॉस मल्टीप्लाई से n स्क्वायर h स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या रहेगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर m k z का स्क्वायर। ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है। हम इसको और चेंज कर सकते हैं, हम k का वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। k का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Rn कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर h स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर एम, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू रखा है जेड ई स्क्वायर। तो देखो वो जो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो सकता है, तो एक आरएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो अपने पास में एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, या केवल पाई बचेगा अपने पास में, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब जैसे मान लो हमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के लिए देखें, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है एप्सिलॉन नॉट, या तो आप यहां रख दीजिए वैल्यू या इस फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। अब इसी में रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। n क्या है बच्चों 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, k ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। h स्क्वायर, h कितना है बच्चों, यहाँ h हम ले लेते हैं 6.62 × 10⁻34 का स्क्वायर, प्लैंक कांस्टेंट है। पाई 3.14 होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻13। जेड देखो बच्चों किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जेड कितना रहेगा 1 रहेगा अपने पास में, तो ये 1 हो गया। ई यानी 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व किया गया बच्चों तो ये आया 0.529 इन एंगस्ट्रॉम। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का क्या है अपने पास हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनके लिए क्या अपने पास है रेडियस है। अब मान लो आपको अदर का भी फाइंड करना हो तो देखिए आप अदर का ऑर्बिट्स का फाइंड करना है तो क्या के लिए था, तो देखो एप्सिलॉन नॉट बच्चों कांस्टेंट रहेगा, n कांस्टेंट नहीं रहेगा, h कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाइड्रोजन के लिए अदर फाइंड करना हो तो Rn कितना हो जाएगा देखो 0.529 × n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम है। क्यों, क्योंकि देखो जो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, हाइड्रोजन के लिए z और e कांस्टेंट, सेकंड के लिए चेंज क्या हो जाएगा n चेंज हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यानी सेकंड ऑर्बिट का हम ये देखेंगे जो रेडियस आएगा बच्चों वो कितना आएगा n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो इससे कितना आ जाएगा 4 टाइम ज्यादा आ जाएगा। आपको थर्ड का फाइंड करना है तो क्या आएगा 0.529 × 3 का स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम में चल रहा है अभी 9 टाइम ज्यादा आएगा। यानी जो रेडियस आता है बच्चों ऑर्बिट्स का जो रेडियस आता है एक सिंगल एटम के लिए, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो केवल हाइड्रोजन के लिए वो किस रेशियो में आएगा 1:4:9:16:25। देख लो इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो ये 1 ये 4 ये 9 आएगा 16 25, यानी जो ऑर्बिट्स होता है उनके स्क्वायर के रेशियो में हमें क्या होता है रेडियस प्राप्त हो जाता है। अब मान लो कि बच्चों ये तो हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन हमें दूसरे एटम के लिए फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, चलो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, है ना, तो नोट करें एक बार आप इसको, फिर दूसरे एटम के लिए बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, हमने इधर बता देते थोड़ा साइड में। तो यदि दूसरे के लिए हमें फाइंड करना है, यदि हमें दूसरे के लिए फाइंड करना है तो फिर देखो क्या चेंज हो जाएगा, तो जेड भी चेंज हो जाएगा अपने पास में, अपने पास क्या चेंज हो जाएगा जेड भी चेंज हो जाएगा, जेड चेंज हो जाएगा तो फिर आरएन क्या रहेगा, आरएन रहेगा 0.529 × n²/z, ये एंगस्ट्रॉम है। देखे एप्सिलॉन नॉट यहां से देख लो चाहे वहां से देख लो, यहां से भी देखो n² चेंज होगा, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग रहेगा तो n² कर दिया, h कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, j कांस्टेंट नहीं रहेगा, z कांस्टेंट नहीं रहेगा, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो ये बाकी का वैल्यू क्योंकि हम बात करें कि अभी हमने यह वैल्यू n का 1 रखा था, z का 1 रखा था, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था। तो इसका मीन हो गया कि ये n² z² को आप चेंज करेंगे तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अदर एटम के लिए भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो नोट कर ले, अब मैं यहाँ वेलोसिटी बताता हूँ,
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो ये अपने पास बच्चों क्या आ चुका है, एनर्जी आ चुका है, सॉरी रेडियस आ चुका है। अब हम वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इसको कहेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में रिवॉल्व करते हैं भाई उन ऑर्बिट्स में उनका स्पीड कितना रहेगा, हम उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो देखो तीन पोस्टुलेट्स अपने पास है बच्चों, कोई भी पोस्टुलेट आप यूज कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन से देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के बेसिस पे क्या लिखा जाएगा, Vn आपको चाहिए, क्या आएगा बच्चों, NH/2πmRn, ठीक है। सेकंड से Vn चाहिए, mRn यहाँ डिवाइड में आ चुका। Rn देखें, अब देखो रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं, रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं, कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो Vn इक्वल्स टू क्या आएगा, NH/2π mRn, और Rn क्या है बच्चों, यहाँ n स्क्वायर h स्क्वायर 4π² m k z का स्क्वायर आ सकता है। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 रहेगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो सकता है, बाकी को ऊपर पहुंचा दीजिए आप, ठीक है। तो Vn कितना आएगा, Vn आएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा बच्चों, चलो एक NH से एक NH भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, 2 पाई, एक पाई तो रहेगा यहाँ के जेड ई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, NH, ये वेलोसिटी आएगा। अब यदि k का वैल्यू रखकर भी आप करें तो k क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 होता है। तो वेलोसिटी कितना आएगा, 2πk, k का वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4πε0 है, जेड ई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, NH। सोल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 रहेगा अपने पास में, तो Vn क्या आ सकता है, पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये 2 यहाँ बचेगा, एप्सिलॉन रहेगा तो 2 एप्सिलॉन NH रहेगा। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ सकता है। अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड करना हो हाइड्रोजन के लिए, तो फर्स्ट में फाइंड करना है, तो n1 हो जाएगा, z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए देखें तो V1 कितना आएगा बच्चों, पाई 3.14, इसमें भी यूज ले सकते हैं फॉर्मूला, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। Z1 ले रहे, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर आ सकता है, 2 ε0 8.85 × 10⁻⁻12, N1 ले रहे, H 6.62 × 10⁻34, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 2.18 × 10⁶ इन मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उनका ये स्पीड होता है, ठीक है। एक बार आप नोट करें, फिर अदर में भी हम देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आप नोट करते रहोगे, तो Vn कितना आ रहा है अपने पास में, 2πkz² NH, और एक फॉर्मूला क्या आ रहा है, Vn = πz² 2ε0 NH, ठीक है। आपका नोट में हो गया होगा, आगे देखते हैं हमें। तो बच्चों यदि अदर ऑर्बिट्स के लिए मैं फाइंड करना हो, यदि हमें अदर ऑर्बिट्स के लिए फाइंड करना, तो देखो कैसे करेंगे भाई। तो देखो अदर ऑर्बिट्स में आप कुछ बातें याद देख रहे होंगे कि क्या क्या इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो अदर ऑर्बिट्स में देखो बच्चों क्या वेरिएशन आएगा, जेड, हाइड्रोजन के लिए तो जेड सेम रहेगा, अदर एटम के लिए जेड चेंज कर देगा, लेकिन एन अपने पास सेम रहेगा। तो हम यदि देखें अदर ऑर्बिट्स या अदर एटम्स के लिए, दोनों के लिए देख लेते हैं। फॉर अदर एटम्स एंड ऑर्बिट्स क्या करेंगे बच्चों, अपने पास V n इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई Z1 था, N1 था, तब ये वैल्यू ये आ रहा था कितना, 2.18 × 10⁶।
अब किस में वेरिएशन आ सकता है, वो तो जेड में आ सकता है और एन में आ सकता है। तो ये आ जाएगा अपने पास में जेड अपॉन एन इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये एन के तो क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है, जेड के क्या आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अदर एटम, जैसे आपको अदर एटम कह दिया जाए, उसकी कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट याद रखें। जिस एटम के लिए बात की जा रही है उस एटम का आप क्या रखें, एटॉमिक नंबर रखें, अपने पास क्या आ जाएगा, उसका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। अब हम इनका एनर्जी बताते हैं, इनका स्टेबल ऑर्बिट्स का एनर्जी की बात करते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका एनर्जी कितना रहेगा, ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल रहता है वही उनका एनर्जी रहता है। तो जो एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगा। तो हमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को सेपरेट फाइंड करना है। तो पहले हम बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट का ये यूज कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है बताइए, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर क्या कहता है बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन rn इक्वल्स टू kz स्क्वायर अपॉन rn का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अपने पास क्लियर है। तो rn से rn ये कैंसिल कर देते, चलो डायरेक्ट कर देते, तो rn से rn अपने पास ये कैंसिल हो गया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है mvn स्क्वायर k का वैल्यू क्या होता है बच्चों, चलो बाद में लिख देंगे। अब हमें पता काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो देखो ये mv स्क्वायर तो आ रहा है, mv स्क्वायर तो आ रहा है, तो हम हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लो हाफ, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। तो ये हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू रख देता हूं, जेड स्क्वायर के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ जाएगा 2rn। सो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का या इन ऑर्बिट्स का z स्क्वायर 2 को 4 से, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और rn। हम बाद में बच्चों rn का वैल्यू भी पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो यहां अपने पास में काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों फाइंड हो चुका है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। अब पोटेंशियल एनर्जी किस किस की होगी बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स की रहेगी, और चार्ज पार्टिकल्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है अपने पास प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या रहेगा देखिए, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, अराउंड में कौन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 अपॉन rn, रेडियस rn है। तो अच्छा q1 कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहेगा, q2 कौन रहेगा, चार्ज और प्रोटॉन Ze रहेगा, और एनर्जी कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन माइनस ले लेते हैं, तो ये क्या रहेगा माइनस k, q1 कितना बच्चों Ze, q2 ये e ले लेते हैं, चलो जो भी है जैसे लिख लेते हैं, माइनस बाहर पहले ले चुके हैं rn। तो u क्या रहेगा बच्चों, माइनस k Ze स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा rn रहेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब इसको k को भी चलो चेंज करते हैं, हम k को चेंज करेंगे तो k का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर, और ये rn हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसके बाद हम बात करें टोटल एनर्जी की, इक्वेशन थर्ड आ गया। टोटल एनर्जी क्या होगा, सेकेंड और थर्ड से आप फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, Ze स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट rn रहेगा, माइनस Ze स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn रहेगा। ठीक है भाई, हमको दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। अब हम बात करें यहाँ, तो जो कॉमन आ रहा है कुछ पोर्शन, कॉमन को आप बाहर ले लीजिए, या आप ही देखिए ये हाफ, ये क्या है 1/4 है, ये 1/8 है, तो ये पोर्शन ज्यादा है, तो क्या रहेगा माइनस Ze स्क्वायर, ठीक है,
और ये अपने पास कितना रहेगा 2 रहेगा। आपको ऐसा नहीं आता तो आप कैलकुलेट पूरा कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं करते तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो देखो जेड स्क्वायर अपॉन कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कॉमन आ रहा है, या 1/2 रहेगा या 1 रहेगा, और 1/2 में से 1 गया तो माइनस का हाफ रहेगा, तो माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एन। ये अपने पास क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ नोट करें, फिर हम आर एन का वैल्यू रखकर और भी हम करेंगे और सभी एनर्जी लेवल का एनर्जी भी फाइंड करेंगे। नोट कर लो भैया फटाफट से। तो ये अपने पास एनर्जी आ गई। अब बच्चों यहाँ देखो माइनस साइन आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट में है उनकी एनर्जी है, यानी ये उन्हीं की एनर्जी है बच्चों, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला है जो एब्जॉर्ब, जो एक मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाते हैं, यानी स्टेबल ऑर्बिट्स में प्रेजेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंड है। कैसे बच्चों, बाउंड है। तो इन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, इन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एनर्जी। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल ऑर्बिट्स में प्रेजेंट उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन से क्या है, बाउंड हो रखे हैं, ठीक है, ये माइनस की है। यदि यहाँ से फ्री हो जाएगा तो माइनस साइन हट जाएगा भाई यहाँ से। अब हम बात करें, हम आर एन का वैल्यू रखते हैं बच्चों, आर एन रेडियस है, और रेडियस क्या होता है अपने पास में, देखो रेडियस का फॉर्मूला ये है अपने पास में, कितना है बच्चों अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। चलो डायरेक्ट रख दो यहाँ से, आर एन का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, एप्सिलॉन नॉट पहले से आ रहा था इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट की टर्म में रख रहे हैं। तो एनर्जी क्या आएगा बच्चों, माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। आर एन का फॉर्मूला ये रहा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो जो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ये पोर्शन ऊपर पहुंचेगा तो m इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में, माइनस, ठीक है, m ऊपर गया अपने पास z का स्क्वायर e का पावर 4 z स्क्वायर। देखो m z स्क्वायर e की पावर 4, यहां कौन रहेगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर। इसको लिखा जा रहा है बच्चों e इक्वल्स टू माइनस m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को सेपरेट लिखा जा रहा है। अब इसको जब सोल्व किया गया, किसको सोल्व किया गया, इसको, क्योंकि सारा कांस्टेंट है, e इक्वल्स टू, मैं इसको लिख रहा हूं बच्चों r डैश, क्या लिख रहा हूं इसको r डैश, और ये लिखा जा रहा है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इक्वेशन में इसको फर्स्ट दे देते हैं यार। तो ये r डैश कौन होगा, ये r डैश है बच्चों अपने पास में, देखिए m यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to power minus 31, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to power minus 19 का इस पावर 4, डिवाइड में क्या रहेगा 8 एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to power minus 12 का स्क्वायर। h प्लैंक कांस्टेंट, देखो सारे कांस्टेंट है, ये इसका पावर स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर आता है बच्चों 2.179 into 10 to power minus 18, और वो भी किस में आता है, जूल में आता है। किस में आता है अपने पास, जूल में आता है। और जूल में, क्योंकि ये तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये तो सारे कांस्टेंट नंबर है ये तो, और आप एनर्जी फाइंड कर रहे हो, ये एनर्जी किस में आएगी अपने पास, जूल में आएगी। अब यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम बच्चों इसमें
किसका डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसको जब सोल्व किया जाता है तो ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई डैश कितना, ई कितना आएगा, ई आएगा माइनस आर डैश का वैल्यू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये अपने पास में एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। हम किसी भी एटम की, देखो जेड आ रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिट आ रहा, हम किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम की ऑर्बिट की हम उसका स्टेबल एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अभी हम हाइड्रोजन के लिए बच्चों फाइंड करके बताएंगे, जब तक आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए फटाफट। ठीक है, हो गया होगा नोट। तो देखिए बच्चों, अब हमें ये हाइड्रोजन के लिए फाइंड कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी को हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड करें तो Z1 होगा। जैसे हम फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट कौन होती है बच्चों, K होती है। इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं बच्चों, इसको ग्राउंड स्टेट। कैसे, देखिए जैसे ये एनर्जी लेवल्स है अपने पास में, ये हाइड्रोजन के या किसी अदर एटम के, किसी भी एटम के एनर्जी लेवल्स है। ये इसके बच्चों फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये 5, ऐसे लास्ट तक इंफिनिटी तक जाती है। फर्स्ट वाले को बच्चों के बोलते हैं, एन बोलेंगे, एन और ऐसे चलती रहेगी अपने पास। ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये n=1, ये n=2, ये 3 4 आगे तक चलेगा। इसको हम k l m n इस तरीके से बात करेंगे। इस फर्स्ट वाले को बच्चों क्या कहते हैं, इस फर्स्ट वाले को हम या तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे या हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। हम इसको बोलेंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या, -13.6 जेड। जेड बच्चों कितना रहेगा, 1 और एन स्क्वायर, एन फर्स्ट के लिए 1 ही रहेगा, तो ये आएगा बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल कितना होता है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, या बच्चों इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में से बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जा सकता है, क्योंकि n = 1, इसमें से तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा सकता है। सबसे कम में मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से नीचे जा सकता है, n=2 से जा सकता है, एक्साइटेड होकर नीचे जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब n=2 होगा तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा। अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों कह रहे हैं, ग्राउंड स्टेट हम क्यों कह रहे हैं, हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें चीजें अपने पास आएंगी। तो देखो अब कितना हो जाएगा बच्चों, E2 कितना हो जाएगा, देखो 13.6। अब देखो बच्चों Z तो 1 है, हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 है। अब किसका डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर का, यानी हम किसका डिवाइड कर दे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किसका डिवाइड कर दे 2 का स्क्वायर 4 का, तो ये आता बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सेकंड में इसका एनर्जी कितना होता है, माइनस, ये माइनस का होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में यदि फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, थर्ड 9 का डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर 9 का डिवाइड करेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 9, तो अप्रोक्सीमेट आता है ये 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आता है। एक मिनट देखते हैं, तो ये अपने पास में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट आएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जा रहा था, इसको कहेंगे बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। इसमें एनर्जी कितनी आएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ वाले की बात करें तो बच्चों अपने पास में हम किसका डिवाइड कर देंगे, इसके अंदर 4 का स्क्वायर 16 का डिवाइड कर देंगे। सेम एटम हाइड्रोजन के लिए फाइंड हो रहा है, तो आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो फर्स्ट स्टेशनरी, सेकंड स्टेशनरी, थर्ड स्टेशनरी, बट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एनर्जी कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब जैसे मान लो बच्चों आपको लास्ट वाले का फाइंड करना, लास्ट वाले का इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे क्या होगा -30.6 और इंफिनिटी का डिवाइड तो 0 हो गया। तो लास्ट वाली यदि है अपने पास में तो उसका एनर्जी कितना रहेगा बच्चों, इंफिनिटी रहेगा। तो ये अपने पास आज एनर्जी की भी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो नील्स बोर है उनके क्या ड्रॉबैक रहे अपने पास में, हम उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एनर्जी की स्पेक्ट्रम जो आएगा अपने पास में हम उसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। तो लास्ट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें।